हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर का नाम है इम्यूनिटी एंड ह्यूमन डिजीजेज, मतलब इम्यूनिटी और इंसानी बीमारियां। तो सबसे पहले देखिए स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। इससे पहले के इसके माने और मतलब हम आपको बतलाएं। देखिए, इंसान जहाँ भी रहता है उसके चारों तरफ जो है गिरदपेश में जो है बैक्टीरिया और वायरस जो है फैला हुआ है, और हर वक्त सेकंड आफ्टर सेकंड, मिनट आफ्टर मिनट ये बैक्टीरिया और वायरस इंसान के जिस्म पर जो है हमलावर हो रहे हैं। हर वक्त इनका हमला हो रहा है। बावजूद इसके हम रोज़ाना या हर वक्त बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान बीमार पड़ता भी है, कभी कभी इंसान बीमार नहीं पड़ता है। आखिर क्या सबब है कि इन बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ का बारहा हमला होने के बाद भी जो है हम जो है इसके शिकार नहीं होने पाते हैं? तो दरअसल बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक दफ़ाई निज़ाम का जो है इंतज़ाम करके रखा हुआ है। ये दफ़ाई निज़ाम ही है जो इंसान को इन बैक्टीरिया और वायरस के जुल्म व सितम से जो है महफूज रखता है। ये मुदाफ़ियत का निज़ाम अगर न रहे तो इंसान हर वक्त बीमार पड़ता रहेगा और फिर आखिर वो मौत के घाट भी चला जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही किया है इम्यूनिटी के साथ, इम्यून सिस्टम के साथ उसको पैदा किया है, और यही वो सिस्टम है, यही वो निज़ाम है जो इंसान को बैक्टीरिया और वायरस से हमेशा उसको महफूज रखता है और बचाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इम्यून सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, या इम्यूनिटी किसे कहते हैं, या इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, इम्यून सिस्टम का डेफिनेशन समझ लीजिए क्या है। जिस्म का वो दफ़ाई निज़ाम जिसकी मदद से जानदार अपने जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम का मुकाबला करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं, उसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। क्या बताया गया इसमें? ये एक दफ़ाई निज़ाम है, ये एक वो निज़ाम है जो इससे हमारे इंसान के बॉडी की जो है मुदाफ़ियत की जाती है। किसके खिलाफ ये मुदाफ़ियत है? ऐसे जानदारों को खिलाफ, ऐसे जरासीम के खिलाफ जो हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो इस दफ़ाई निज़ाम का ही नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी तब फिर क्या हुआ? इम्यूनिटी है किसी जानदार के जिस्म में वो सलाहियत जिसके ज़रिया वो अपने जिस्म में दाखिल होने वाले बैरूनी हमला आवरों का मुकाबला करके उन्हें ख़त्म कर देता है। तो ये एक सलाहियत है, ये वो कुव्वत है, ये वो ताकत है जो इंसान पैदा होते के साथ लेकर इस दुनिया में आता है। अल्लाह ताला हर एक इंसान को जो है एक ख़ास सलाहियत, कुव्वत और ताकत देकर इस दुनिया में भेजता है। ये वही ताकत है, ये वही सलाहियत है जो बाय बर्थ हमारे अंदर हासिल होता है, जिसकी वजह से वो इन जरासीम का, ये जो बैक्टीरिया, वायरस, ये जो एक तरह से हमलावर हैं, इनके खिलाफ वो लड़ता रहता है और इस लड़ाई में उस बैक्टीरिया और वायरस को शिकस्त देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उसके बीमारियों से हम जो है महफूज रहते हैं। तो इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम क्या हुआ? ये एक दफ़ाई निज़ाम है जिसके जरिए से इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से वो हर वक्त महफूज रहता है। अब ये जो है इसके क्या तरीके हैं, किस तरह से जो है इंसान जो है इन हमलावर, इन बैक्टीरिया और बीमारियों से अपने आप को हिफाजत करता है। तो सबसे पहले देखिए है लाइंस ऑफ डिफेंस इन ह्यूमन बॉडी। देखिए चीज़ क्या है कि हम आपको एक मिसाल से एक बात समझाते हैं। जैसे हर मुल्क के सरहद पर फ़ौज ताइनात रहते हैं। ये फ़ौज किस लिए ताइनात रहते हैं? ताकि दुश्मन मुल्क का कोई भी फ़ौज या कोई भी इन्फिल्ट्रेटर या घुसपैठिया अपने मुल्क में दाखिल न होने पाए।
ये दाखिल ना होने पाए, इसलिए बॉर्डर पर ये लोग जो हैं तैनात रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, हर वक्त वॉचफुल रहते हैं कि कोई मुल्क के सरहद पार करके मुल्क के अंदर दाखिल हो रहा है कि नहीं। ये एक डिफेंसिव सिस्टम है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रिवेंट करना, अंग्रेजी में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। माने एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स होता है और एक होता है क्यूरेटिव मेजर्स। तो क्यूरेटिव मेजर्स से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होता है कि इंसान के अंदर जो है जो बीमारियों को फैलाने वाले जो बैक्टीरिया और वायरस है, इनका हमला ना होने पाए, ये हमारे जिस्म के अंदर में दाखिल ना होने पाए। इसलिए कि जब तक ये दाखिल नहीं होंगे तब तक ये हमारे अंदर बीमारी को फैलाएंगे नहीं। और ये दाखिल किस तरीके से होते हैं? ये दाखिल होते हैं माने हम जब सांस लेते हैं तो ये हवा के जरिए, नाक के जरिए जिस्म के अंदर में दाखिल हो जाता है, या जिस्म में कोई हिस्सा अगर कट गया तो कटे हुए हिस्से में खून के साथ भी ये जरासीम जो है मिलकर बदन के अंदर में दाखिल हो जाते हैं। या मेरे खाने पीने का जो सामान है, अगर हम खाना को खोल कर रखें या पीने के पानी को खोल कर रखें तो उस पर जरासीम आकर बैठ जाते हैं और हमारे ग़िज़ा के साथ हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम है प्रिवेंट करना, अब रोकना, ताकि ये हमारे अंदर जो है दाखिल नहीं हो पाए। इसी को कहा जाता है डिफेंसिव सिस्टम, डिफेंड करना। तो इसमें लाइन्स ऑफ डिफेंस इन ह्यूमन बॉडी, तब सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है? फिजिकल बैरियर्स, यानी तबई रुकावटें। किस तरह से इनको रोका जाएगा? वो कौन कौन से माने फिजिकल मेजर्स हैं जिसके जरिए से हम अपने जिस्म के अंदर में इन जरासीम को दाखिल नहीं होने देंगे। तो फिजिकल बैरियर्स में जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, इसके अंदर में जो है मुख्तलिफ किस्म के हमारे जिस्म के ही एज़ा है, जैसे स्किन हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ, माउथ, नोज, आईज, विंड पाइप, गैस्ट्रिक एसिड, ये तमाम जो है ये फिजिकल बैरियर्स है। ये जो है जरासीम को नुकसान पहुंचाने वाले लिविंग बींग्स को हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होने देते हैं। आप देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर पहले स्किन को ही ले लीजिए, तो जिल्द से जो पसीना खारिज होता है, ठीक है, और हमारे जिस्म के नीचे में जो सेबेसियस ग्लैंड्स है उससे जो तेल खारिज होता है, ये जरासीम कुश होता है। मतलब हमारा जिस स्किन से जो पसीना निकलता है और सेबेसियस ग्लैंड से जो ये जो सिक्रीशन होता है, वो जो है उसके जरिए से वो क्या करते हैं, जो भी जरासीम हमारे स्किन पर आता है वो उसको मार डालता है और हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होने देता है। इसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? हमारे जिस्म के तमाम अंदरूनी एज़ा की बैरूनी और अंदरूनी सतहें एक तरह की झिल्ली से ढकी होती है, जिसको म्यूकस झिल्ली कहा जाता है। माने हमारे जिस्म के अंदर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिसके ऊपर कुछ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आँख में म्यूकस मेम्ब्रेन है, नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जगह जगहों पर जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? इस झिल्ली के एपिथेलियल जो खलिए होते हैं, ये म्यूकस नामक चिकना लुआब खारिज करते रहते हैं। ये झिल्ली भी जरासीम को एज़ा के अंदर दाखिल होने से रोक देती है। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स पाया जाता है वो म्यूकस नाम के एक रतूबत खारिज करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन से एक रतूबत जो खारिज होता है, ठीक है, लिक्विड टाइप का, जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस भी जो है जरासीम को जो है मार डालता है और हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होने देता है। अब इसी तरह देखिए माउथ, नोज और आईज, ठीक है। हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है कि मुंह में जो लआब दहन यानी थूक है, उसी तरह से नाक में जो हमारा रतूबत है म्यूकस, हमारा देखिएगा नाक के अंदर आप उंगली आप डालेंगे तो डैम्प होगा, ये क्या है? ये एक रतूबत है। उसी तरह से आँख में हमारा टीयर ग्लैंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये जो टीयर्स जो आंसू है,
ये तमाम चीज़ जो है, अगर मुंह में अगर कोई जरासीम दाखिल हो जाए या नाक के जरिए दाखिल होने की कोशिश करे या आंखों के जरिए दाखिल होने की कोशिश करे, तो ये रतूबत जो है उसको मार डालता है। अब देखिए विंड पाइप ने जो हमारा जो लैरिंग्स है, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब खाने के दौरान, जब खाना खाते हैं तो खाने के दौरान अचानक जो खांसी उठ जाता है, लोग खांसने लगते हैं। इसकी क्या वजह है कि खाने का गजा जो है वो इसोफिगस में ना जाके वो लैरिंग्स के जरिए जो है विंड पाइप में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर ऐसा डिफाइन निजाम है जो उसको जो है अंदर आने नहीं देता है, और खांसी के जरिए क्या होता है वो ग़िज़ा के टुकड़े को जो है बाहर फेंक दे देता है ताकि अंदर आने न पाए। तो ये एक विंड पाइप का जो ये अल्लाह ताला ने इंतज़ाम करके रखा है। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि जब ग़िज़ा खाते हैं तो ग़िज़ा जो सबसे पहले इसोफेगस के जरिए हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है कि ग़िज़ा के साथ अगर कोई जरासीम पहुंचा होगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार डालता है। तो ये फिजिकल बैरियर्स में स्किन हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ, माउथ, नोज, आइज हुआ, विंड पाइप, गैस्ट्रिक, ये तमाम के तमाम हमारे जिस्म के एजा हैं, बाहरी एजा है, अंदरूनी एजा है। ये जो है एक बैरियर का काम करते हैं। ये मतलब जरासीम को अंदर आने से रोकता है। तो ये हुआ एक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ये हुआ फिजिकल बैरियर्स में। ये हुआ हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो जिसके अंदर फिजिकल बैरियर्स आते हैं और ये जरासीम को अंदर दाखिल होने से रोक देते हैं। अब है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसका नाम है इनेट इम्यून सिस्टम। मतलब जब फिजिकल बैरियर्स और बैक्टीरिया और वायरस के दरमियान जब जंग होता है तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया वायरस है जंग में जीत जाते हैं और जिस्म के अंदर में जो है दाखिल हो जाते हैं। एक बार ये जिस्म के अंदर में दाखिल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको फ्री जो है लाइसेंस मिल गया, छूट मिल गया कि अब जो है ना ह्यूमन बॉडी में जो है बीमारी फैलाए, नहीं। अब यहाँ पर इनकी लड़ाई जो है ब्लड में जो ये वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसे हम WBC कहते हैं, इनसे जो है इनकी जंग शुरू हो जाती है। और इस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि पैदाइशी तौर पर जो है ये सलाहियत जो है अल्लाह ताला इंसान के अंदर में पैदा करके रखा हुआ है कि जिसकी वजह से ये डिफेंस सिस्टम में जो है ये बैक्टीरिया और वायरस से जंग करने पाते हैं। तो इसे ये जिस्म में क्या कहता है कि ये दूसरी दफाई रुकावट जो है जिसमें क्या होता है तबई रुकावटें जरासीम को जिसमें दाखिल न होने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद जरासीम जिसमें दाखिल हो जाती है। ऐसे हालत में जानदार के जिस्म में पैदाइशी तौर पर सलाहियत मौजूद होती है कि वो इन जरासीम का मुकाबला करके उसे ख़त्म कर सके। तो अब यहाँ पर इनका मुकाबला होता है WBC जिसे हम वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। अब हम लोग तो जानते हैं कि WBC जो है 5 तरह के होते हैं, बेसोफिल्स, इसोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये जो 5 किस्म के जो WBC है ये मजमूई तौर पर बस एक ही काम करते हैं, जरा सा फर्क के साथ कि कुछ नहीं, ये जो भी बैक्टीरिया और वायरस जिस्म के अंदर में दाखिल होता है उसे जो है उसके साथ जंग करते हैं, उसे मार कर इसे निगल जाते हैं, खा जाते हैं। जैसे मिसाल के लिए देखिए लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम का मुकाबला करके उन्हें मार डालते हैं। ठीक है, ये वाले लिम्फोसाइट्स में। मोनोसाइट्स क्या करता है, मोनोसाइट्स खून में दाखिल होने वाले खतरनाक जरासीम और बेकार मुर्दा खलियों को निगल कर हजम कर जाता है, ये हजम कर जाता है। ठीक है, तो इस अमल को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और इसका एक दूसरा नाम मैक्रोफाज भी है। मतलब हम लोग मोनोसाइट्स को मैक्रोफाज भी कहते हैं। ये क्या करता है कि जब
कोई बैक्टीरिया वायरस जो है ना ब्लड में माने सर्कुलेट करता है, घूमते रहता है, तो ये उसको पकड़कर जो है अपने जिस्म के अंदर में दाखिल कर लेता है और उसको निगल जाता है। अच्छा, इसी तरह से इसोनोफिल जो है, ये जो इसोनोफिल है, ये ऐसे कीमियाई मादे खारिज करते हैं जो खून में दाखिल होने वाले पैरासाइट, जरासीम और अंडों को खत्म कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, या जिसे कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम, इसके अंदर जो है क्या होता है कि एक बार जब जरासीम या कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर में दाखिल हो गया, फिजिकल बैरियर्स को ओवरकम कर दिया, माने जैसे होता है ना कि दुश्मन जो है चकमा देकर किसी तरह से बॉर्डर में दाखिल हो गया, उसी तरह से ये लोग नाक, मुंह, आंख के जरिया या सांस के जरिया या किसी भी तरीके से जो है ना इस फिजिकल बैरियर्स को ओवरकम के जिसके अंदर दाखिल हो गया, तो दाखिल होने के बाद बस इनका जो है मुकाबला फिर WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पस के सेल्स के जरिए होता है, और ये सेल्स जो है इनको जो है फिर जान से मार डालते हैं, इन जरासीम को मारकर खा जाते हैं। अब देखिए बेसोफिल्स क्या करता है कि हिस्टामाइन नाम का एक प्रोटीन खारिज करता है। ये जो बेसोफिल्स है ये हिस्टामाइन नामी प्रोटीन खारिज करता है, जिसकी वजह से जख्म की जगह जो जहां अगर जख्म हो गया, स्किन कहीं कट गया है, तो वहां पर खून का बहाव तेज होता है, जिसके नतीजे में न्यूट्रोफिल्स और इसोनोफिल्स ज़्यादा तादाद में इस मुकाम पर पहुंचते हैं और जरासीम को खत्म कर देते हैं। तो ये रहा WBC के यानी वाइट ब्लड कॉर्पस के में जो 5 किस्म के जो सेल्स है इनका फंक्शन, यानी इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर में ये WBC ही जो है मेन काम करता है। तो इस तरह से हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल बैरियर्स, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हो गया ये इनेट इम्यून सिस्टम जो कि पैदाइशी तौर पर होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में अब जो इम्यून सिस्टम आ रहा है उसे हम कहते हैं अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इसका दूसरा नाम अडैप्टिव इम्यून सिस्टम भी है। ये इनेट इम्यून सिस्टम से फर्क रखता है। इनेट इम्यून सिस्टम में क्या था कि ये जो है पैदाइशी तौर पर जो है जानदार अपने जिस्म के अंदर ये सलाहियत रखता है कि वो जरासीम का मुकाबला करके उसे खत्म कर सके, लेकिन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में ये निज़ाम जानदार में पैदाइशी तौर पर नहीं पाया जाता है, माने बर्थ के साथ ये हमारे अंदर में नहीं होता है, बल्कि जानदार इसे अपनी जिंदगी के दौरान हासिल करते हैं। मतलब ये जो सलाहियत है या ये जो कुव्वत है जरासीम से लड़ने का, ये हमारे जिंदगी के साथ ही साथ जो है ये हासिल होते रहता है, एकदम पैदाइशी तौर पर नहीं होता है, इसलिए इसे अडैप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब जो है शुरू में क्या था कि बैक्टीरिया वायरस जो है जिसमें पर जब हमला करते हैं तो सबसे पहले उसे फिजिकल बैरियर्स यानी मुंह, आंख, कान, नाक, ये तमाम चीजें उसको अंदर दाखिल होने से रोकते हैं। लेकिन अगर एक बार ये दाखिल हो भी गया तो इनेट इम्यून सिस्टम के मुताबिक जो है हमारे जिस्म में जो WBC के जो सेल्स हैं जैसे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये तमाम मिलकर उसके मुकाबला करते हैं और उसको हजम कर जाते हैं, किल कर देते हैं। इसके बाद भी अगर वो इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत साबित हुआ तो क्या होगा, ये उसको ओवरकम कर जाते हैं और उसको भी पछाड़ कर जो है ना ये हमारे जिस्म में जो है मौजूद रहते हैं। उस वक्त ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि डिफेंसिव सिस्टम का, ये इम्यून सिस्टम का ये आखिरी जो है, या इधर लीजिए कि ये आखिरी जो हथियार है, ये जो है कम इनटू फोर प्ले, मतलब ये जो है फिर जो है एक्टिवेट हो जाता है और उससे लड़ने का कोशिश करता है। ठीक है, तो ये है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में लिम्फोसाइट्स जो है यही जो है, ये जो WBC है यही जो है इसके साथ फाइट करता है जरासीम के साथ, लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स के अंदर या यूं कहिए कि लिम्फोसाइट्स खुलिए के 2 किस्म होते हैं, एक होता है B सेल्स और दूसरा होता है T सेल्स। यहाँ पर देखिए लिम्फोसाइट्स के 2
किस्म में होती हैं, एक को कहते हैं बी सेल्स, दूसरा को टी सेल्स। बी सेल्स का मतलब क्या हुआ, हमारे माने बोन मैरो जो है, जैसे कि हम लोगों को पाँव का जो घुटना में है उस समय बोन मैरो पाया जाता है, तो ये बोन मैरो के अंदर ही ये बी सेल्स जो है माने पैदा होते हैं और वहीं पर ये मैच्योर भी करते हैं, फिर डेवलप भी करते हैं। ठीक है, तो इसे क्योंकि बोन मैरो में पैदा होता है इसलिए इसे बोन सेल्स कहते हैं। और एक है टी सेल्स, ये भी बोन सेल्स ये भी बोन मैरो के अंदर ही पैदा होता है, लेकिन पैदाइश इसकी बोन मैरो में होती है, लेकिन ये वहां से फिर मुंतकिल कर जाता है थाइमस ग्लैंड में। ठीक है, और फिर उसी जगह ये मैच्योर करता है, फिर डेवलप करता है। अब यहाँ पर हम आपको दिखला देते हैं, ये देखिए, ये है, पहले ये देख लीजिए, ये इसको कहते हैं स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन। ये चपटा सा लंबा ऐसा ये जो है ये हड्डी है। अगर आप ठीक आप आपका दोनों साइड आप अपने चेस्ट में ठीक दरमियान अगर आप हाथ रख कर देखें, ठीक है, लेंथ वाइज, तो आपको दिखेगा कि आपको फ्लैट एक हड्डी आपको महसूस होगा। इसी को स्टर्नम कहते हैं और इसी स्टर्नम के पीछे में थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। यहाँ पर देखिए थाइमस दिखाया गया है, तो इसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं या थाइमस कहते हैं। तो ये जो बी सेल्स है जो कि बोन मैरो में पैदा होता है, पैदाइश तो बोन मैरो में होती है, लेकिन वहां से मुंतकिल होकर ये थाइमस में चले जाते हैं, इसीलिए इसको टी सेल्स इसको नाम दिया गया है। तो इस तरह से लिम्फोसाइट्स के दो सेल्स होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे बी सेल्स के बारे में कि ये क्या है। तो बी सेल्स जो है हड्डी के गुदे में पैदा और बड़े होते हैं, बोन मैरो में पैदा होते हैं, वहीं बड़े होते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि अब ये जो जरासीम यानी जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी प्रोटोजोआ जो है, ये हमारे जिस्म के ऊपर जो हमलावर होते हैं, अब इसको हम लोग कहते हैं एंटीजेंस। अब इसका नाम क्या हो गया, एंटीजेंस, याद रखिएगा इसको। अच्छा, बी सेल्स जो है ये हड्डी के गुदे में पैदा भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। अब जब किसी एंटीजन का सामना होता है तो ये तेजी से तकसीम होकर बड़ी तादाद में प्लाज्मा सेल बनाते हैं। मतलब जिस्म के अंदर में मान लीजिए कि बैक्टीरिया, वायरस जो है ना खून के अंदर में गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये बी सेल्स और एंटीजन का जैसे ही सामना होता है तो बी सेल्स क्या करते हैं, तकसीम होकर बड़ी तादाद में प्लाज्मा सेल बनाते हैं। फिर ये प्लाज्मा सेल एंटीजन को खत्म करने के लिए कुछ खास किस्म की प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। मतलब ये जो प्लाज्मा सेल्स है, ठीक है, वो एक खास किस्म का प्रोटीन बनाते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। अब एंटीजन का मुकाबला कौन करेगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या, एक खास किस्म का प्रोटीन है, याद रखिएगा। अच्छा, जिस तरह से एक खास चाबी से एक खास ताला ही खुलता है, उसी तरह से एक खास एंटीबॉडी एक खास एंटीबॉडी एक खास एंटीजन को ही जो है मुकाबला करेगा, उससे फाइट करेगा और उसको मार भगाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हर एंटीजन के लिए एक मखसूस किस्म के एंटीबॉडी भी पैदा होते हैं। अब क्या होता है कि ये एंटीबॉडी जो है, ये एंटीबॉडी खून के साथ पूरे जिस्म में चक्कर लगाते रहता है। जैसे एक पुलिस है, पुलिस को जैसे मालूम गया कि चोर जो है इलाका में ढुक गया है, अब पुलिस उसको तलाश कर रही है कहाँ है, तो उसी तरह से जब जिस्म के अंदर में ये बैक्टीरिया, वायरस जब अंदर में सर्कुलेट करता है, जब दाखिल हो जाता है, तो ये एंटीबॉडी फिर अब उसको तलाश करता है कि कहाँ पर गया। तो ये एंटीबॉडी पूरे खून के गर्दिश के साथ तलाश करते रहता है, और तलाश करने के बाद जैसे ये एंटीजन को से इसका मुकाबला होता है या इसको ढूंढ निकालता है या पा लेता है, बस ये उसके साथ चिपक जाता है। यानी ये एंटीबॉडी एंटीजेंस के साथ चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद क्या होता है, फिर उसको क्या होता है, निकल जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एंटीबॉडीज जो है बहुत सारे एंटीजेंस के साथ चिपक कर एक कॉम्प्लेक्स, एक पेचीदा जो है माने सिस्टम बनाते हैं, और फिर उसको जो है वही फैगोसाइट्स जो है हमारा वो उसको क्या कहते हैं, निगल जाता है और इस तरह उसको मार भगाता है। तो बी सेल्स में हमने क्या देखा कि बी सेल्स बोन मैरो में पैदा होता है और वहीं पर ये डेवलप भी होता है। ठीक है, और बी सेल्स जो है एक खास किस्म का प्रोटीन तैयार करते हैं जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं।
अब एक खास एंटीजन के मुकाबला के लिए एक खास एंटीबॉडी होता है। अभी एंटीबॉडी पूरे जिस्म में खून के साथ चक्कर लगाते रहता है। इसी चक्कर के दौरान में जैसे ही वो एंटीजेंस यानी बैक्टीरिया वायरस जैसे उसको मुलाकात होती है बस उसको पकड़ लेता है। जैसे कैसे चोर जो है पुलिस को पकड़ के उसको हथकड़ी बांध लेता है, उसी तरह से एंटीबॉडीज एंटीजेंस को जैसे मुकाबला होता है सामने आता है उसके साथ चिपक जाता है और फिर इसको जो है निगल जाता है। तो इस तरह से बी सेल्स काम करता है। अब है टी सेल्स। टी सेल्स यानी थाइमस ग्लैंड में जो मैच्योर होता है सेल्स उसको हम लोग टी सेल्स मतलब टी सेल्स कहते हैं। माने ये लिम्फोसाइट का एक खास किस्म का सेल है जो पैदा तो होता है रेड बोन मैरो में और वहां से फिर ये मुंतकिल होकर चला आता है थाइमस ग्लैंड में और वहीं पर फिर डेवलप करता है। इसको टी सेल्स बोलते हैं। ये टी सेल्स भी है वो बी सेल्स की तरह जो है क्या करता है, ये खून की नलियों में और लिम्फ के नलियों में क्या होता है घूमते रहता है। किस लिए घूमते रहता है, पता लगाने के लिए कि ये बैक्टीरिया वायरस है कहाँ। अब जैसे ही वो एंटीजन से उसको मुलाकात होगी ये टी सेल्स एक्टिवेट हो जाता है। अब ये टी सेल्स क्या करता है, ग्रो होता है और ग्रो होने के बाद फिर डिवाइड होकर तकसीम होकर कई सारे एक ग्रुप कई खुलियों का एक ग्रुप बनाता है और वो जिसकी 4 किस्म होती है। अब उसके कहते हैं, एक को कहते हैं किलर टी सेल्स, दूसरा को कहते हैं हेल्पर टी सेल्स, तीसरा को कहते हैं सप्रेसर टी सेल्स और चौथा को कहते हैं मेमोरी टी सेल्स। मतलब ये हुआ कि टी सेल्स जो है मतलब ये ब्लड वेसल्स में खून की नलियों में और लिम्फ नलियों में ही चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है। जैसे ही एंटीजेंस को ढूंढ निकालता है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद जो है ये मैंने सेल्स जो है टी सेल्स ग्रो करता है। ग्रो होने के बाद फिर तकसीम होकर जो है एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसकी तादाद 4 होती है, जिसको किलर टी सेल्स कहते हैं, एक को हेल्पर टी सेल्स, तीसरा को सप्रेसर टी सेल्स और चौथा को मेमोरी टी सेल्स। अब कुछ नहीं, अब किलर टी सेल्स का क्या काम है देख लीजिए। ये खुलिए जरासीम यानी एंटीजेंस के साथ चिपक जाते हैं और कीमियाई मादे खारिज करके उन्हें मार डालते हैं। ये हुआ किलर टी सेल्स का काम। अब हेल्पर टी सेल्स का क्या काम है, हेल्पर टी सेल्स जो है ये खुलिए बी सेल्स की मदद करते हैं। हम लोग बी सेल्स पढ़ चुके हैं। ये बी सेल्स को मदद करता है वही एंटीजेंस को ढूंढ निकालने में और उसके साथ चिपक कर उसको मार डालने में। तो हेल्पर टी सेल हेल्पर से समझ रहे, हेल्प माने मदद करना, तो किसकी मदद करता है, बी सेल्स की मदद करता है। अच्छा, उसके बाद है सप्रेसर टी सेल्स। इसका क्या फंक्शन है, ये खुलिए एंटीजेंस के खत्म हो जाने के बाद इम्यून सिस्टम को रोक देता है। मतलब जैसे ही एंटीजेंस मारा जाता है उसके बाद ये सिस्टम फिर रुक जाता है, मतलब ये फंक्शन अब खत्म हो जाता है। अब उसके बाद है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी का तमाम आप जानते हैं, याद रखना, याददाश्त, टी सेल्स। तो ये सेल्स का क्या काम है, ये टी सेल जो है याद रखता है। किस बात का याद रखता है कि जिस एंटीजेंस को टी सेल्स मार डालता है, खत्म कर डालता है, तो उसको याद रखता है कि फला टी एंटीजेंस को हमने मारा था, उसको निकल गया था। फिर कभी भी वही सेम बैक्टीरिया या वायरस अगर ब्लड में फिर एंटर करता है तो इसको याद आ जाता है कि ये वही बैक्टीरिया या वायरस है जिसको हम पहले मार चुके हैं, फिर दोबारा आया, तो इसको जो है उस पर हमला करने में या उसको पकड़कर मार डालने में उसे जो है आसानी होता है। तो ये खुले हमलावर एंटीजन को याद रखते हैं ताकि अगली बार जब वो फिर जिस्म में दाखिल हो तो आसानी से उसे खत्म किया जा सके। तो इस तरह से टी सेल्स भी काम करते हैं। माने मुख्तसर में बात क्या हुआ, मुख्तसर में बात ये हुआ कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ने ये जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं, ठीक है, ये जो बी सेल्स टी सेल्स, इसका काम क्या है कि जो जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस, जिसको अब हम एंटीजेंस कहते हैं, ये जब खून में जब अंदर में सर्कुलेट करने लगता है, ठीक है, फाइनली तौर पर जब ये फिजिकल बैरियर्स को भी जो ओवरकम कर जाता है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी जो डिफीट कर जाता है और जो है ना फिर इसमें जो खून में जो है ना दौरान माने गर्दिश करते रहता है, तो ये बी सेल्स टी सेल दोनों जो फिर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ये एंटीजेंस इनसे मुलाकात होती है बस उसको मार डालते हैं। तो ये है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो इस तरह से जो है ये है
सिस्टम जो है हमारा पूरा बॉडी में काम करता है। मतलब हम बीमार नहीं पड़े, हम पर बैक्टीरिया वायरस हर वक्त हमलावर हो रहा है, तो हम इस बीमार नहीं पड़े। इस बीमारी से बचने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम, दिफाई निज़ाम का जो है एहतमाम किया है हमारे बॉडी में, जिसको हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो इस इम्यून सिस्टम का फंक्शन ही यही है कि ह्यूमन बॉडी को जो है इन बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम से जो है महफूज रखा जा सके, ताकि इंसान बीमार नहीं पड़े और सेहतमंद रहे। तो ये था इम्यून सिस्टम के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि मेरा क्लास आज ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि आप हमारे जो है ना चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फैलाएं, ताकि लोगों को जो है ना मालूमात हो साइंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।